सलाम दोस्तों, मैं हसनैन शफकत, आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त, आज के शेर के साथ जिसके सफ़र पर हम इंशाअल्लाह इकट्ठे रवाना होने को हैं और जिसमें आपका साथ हमेशा मेरे लिए बाइसे इफ्तिखार रहा है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ है जहां हम क्लासिकल पोइट्स को डिस्कस करते हैं, तो इस वास्ते सेगमेंटेशन इस वीडियो में नहीं होती। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं बिकॉज़ जो क्लासिकी शोरा हैं उनके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, शरहें लिखी जा चुकी हैं और बहुत तनकीदी काम हो चुका है, रिसर्च का काम हो चुका है। तो लिहाजा हम बिल्कुल बेसिक्स में नहीं जाएंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि हम उस शेर का लुत्फ़ किस तरह उठा सकते हैं। जितना लुत्फ़ हम ऑलरेडी उठा चुके हैं क्लासिकी शायरी में, हमेशा आपको मालूम है कि उसकी हर किरत में एक नया मफहूम सामने आता है और हर किरत में आप एक नए अंदाज से उसका हज़ उठा सकते हैं। तो हम विदाउट फर्दर अडू चलते हैं आज के शेर की तरफ। और आज का जो हमारा शेर है, लास्ट टाइम हमने मीर साहब के शेर पर बात की थी, इस दफ़ा हम जसारत करते हैं, जुर्रत करते हैं मिर्ज़ा नौशाह गालिब के कलाम पर कुछ बात करने की। तो उनका एक शेर पेश नज़र है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो इसका जिसने ये शेर सुन रखा है, बादी नज़र में तो ज़रा अल्फाज कुछ मुश्किल नज़र आते हैं लुग़वी तौर पर, लेकिन बहरहाल मुझे यकीन है कि इसका सलीस तर्जुमा हमारे जो भी इंटरेस्ट रखने वाले क़ारीन हैं उन तक ज़रूर पहुंच चुका होगा। बहरहाल हुज्जत तमाम करते हैं कि इस शेर में शायर यही कह रहा है कि ये जो शायरी होती है और ये जो फॉर्म ऑफ आर्ट जिसको हम पोइट्री या हम अदब कह लें, तो ये इसमें सोचता तो ज़रूर है शायर, लेकिन ये जो ख़यालात आते हैं ये गैब से आते हैं। शायर ख़ुद अपने पास से घड़ के नहीं लाता और गैब से ये इनायत होते हैं अशार, और इसी वजह से ये जो कलम का जो कागज़ पर खिसकने की आवाज़ है उसको सरीर खामा कहा जाता है। तो सरीर खामा को आप नवाए सरोश समझ लें कि जिस तरह वो आवाज़ आती है एक कलम की पेपर पर खिसकने की, तो उसी तरह की आप समझ लें, जिस तरह विस्परिंग की आवाज़ होती है ना, तो उसी तरह आप समझ लें कि वो किसी कोई निदाए गैब है, किसी फरिश्ते की, किसी हातिफ की ज़बानी वो बात जो है वो शायर तक पहुंचाई जा रही है और इसमें शायर का ज़ाती तौर पर कोई कमाल नहीं है। तो ये इसके कुछ थोड़े बहुत सलीस मानी थे इस शेर के, और हम बस बढ़ते हैं कि हम इस शेर का मज़ीद लुत्फ़ कैसे उठा सकते हैं। और मेरा अमूमन ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि जिस तरह मैंने ये लुत्फ़ उठाया है, जिस तरह मैं इस शेर की सुरुंग में जा घुसा उस, और जो नज़ारे और जो तजलियात मैंने देखी उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाए, और शायद आप लोगों का भी शायद कुछ मेंटल होराइज़न शायरी के बारे में ब्रॉड हो जाए, और जवाब में जो आपके कमेंट्स आएंगे उससे शायद हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए। तो नाजरीन, फिर शेर की तरफ आते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो इसमें एक तो आपको बताऊं मैं कि गालिब क्यों है। गालिब ने बहुत जो बातें की हैं वो अहेड ऑफ इट्स टाइम की हैं। हमें लगता है कि गालिब एक आदमी है जो कि मस्ते मै है और जुआ खेलता है और अर्जियां लिखता रहता है गवर्नमेंट को कि मेरा को वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए, और गली मोहल्लों में बैठा रहता है और आवाज़ें कसता रहता है। लेकिन बहरहाल शायर बहुत अच्छा है, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। तो ऐसा है नहीं, गालिब की नज़र यही आता है। ज़ाहिरी बात है उसके तज़किरों में कोई बात क्या उठाता, क्योंकि गालिब हेड ऑफ इट्स टाइम था, तो वहाँ पे उस वक्त कौन ये बातें कर रहा होता और किसके पेश नज़र वो मज़ामीन होते जो गालिब के पेश नज़र हैं। मरहूम शहजाद अहमद साहब ने ये नुक्ता एक दफ़ा उठाया था, मेरे दिमाग में फंस गया
उन्होंने कहा कि यार देखो गालिब किस कदर अहेड ऑफ हिज टाइम था कि उसने शेर कहा कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, यानी खुला धोखा देते हैं ये सितारे, और नज़र होते कुछ है नज़र कुछ आते हैं। तो इसमें जो खैर कुछ थोड़ी शोखी है और जो इसकी फिक्री हवाला है वो तो अपनी जगह बरकरार ही है, लेकिन शहजाद साहब ने एक बहुत पोटेंट जानिब इशारा किया और उन्होंने ये कहा कि असल में अगर आप वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देख लें या स्पीड ऑफ लाइट देख लें तो अब ये कॉमन नॉलेज है आज के ज़माने में कि ये जो जिस तरह जो हमें सितारा आज यहाँ पे नज़र आ रहा है वो क्योंकि उसकी रोशनी यहाँ ज़मीन तक पहुँचने में ही बहुत वक्त लेती है, करोड़ों साल लेती है, तो हमें जो वो सितारा आज हमें नज़र आ रहा है हमें वो सितारा उस शक्ल में नज़र आ रहा है जिस तरह वो लाख या करोड़ साल पहले हुआ करता था। और खुदा जाने कि अब वो वहाँ मौजूद भी है कि नहीं, लेकिन क्योंकि रोशनी अब हम तक पहुँची है तो लिहाजा हमारी आंखों पर वो सितारा अब खुला है। तो अब इसमें आप ये देख लीजिए, ये जिस ज़माने में गालिब शायरी कर रहे थे उस ज़माने में बहुत इनिशियल नौयत की ये थी साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन गालिब ने खुदा जाने गैब से उनको ये कोई नवाई सरोज थी या उनकी नज़र थी इस तमाम मामले पर, लेकिन बाहर उनकी कही हुई बात जो है वो आज सामने आती है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, ये सितारे जो हैं ये जो आपको नज़र आते हैं ये ऐसे हैं नहीं। तो ये गालिब का एक मखसूस अंदाज़ है और गालिब ने ऐसी बहुत सी अशार जो हैं और ऐसी बहुत सी मज़ामीन जो है वो बांध रखे हैं। इस पर्टिकुलर शेर के हवाले से नाज़रीन मैं 3 टीयर्स के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए कि आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, तो गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है तो हम बाद में आते हैं, लेकिन आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में किस कदर अहम और किस कदर इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब अगर आप साइंस से ये कहें ना कि जी ये जो ख़याल आते हैं इंसान के जहन में क्या ये गैब से आते हैं, तो साइंस कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है जी। ये थॉट्स जो हैं ये फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स से मतलब रिलीज़ होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं बीच में, और एक मतलब खरबों ब्रेन कनेक्शंस जो हैं वो बन जाते हैं। और फिर साइंस ये भी कहती है कि जी ब्रेन का एक रीजन है उसको DMN कहा जाता है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, वो एक्टिव हो जाता है जब इंसान कुछ सोच रहा होता है, और ये जो रीजन है जहाँ पे ये एक्टिविटी शुरू होती है उसको मीडियल टेम्पोरल लोब शायद कहा जाता है, वो ब्रेन में एक जगह होती है। तो साइंस तो ये कहती है कि जी इंसान तो ख्यालात घड़ने में और ख्यालात को थॉट्स को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर कादिर है, लेकिन साइंस भी एक बहरहाल वो ये कहती है साइंस, और जितने भी आप न्यूरो साइंस पढ़ लें, न्यूरो साइंटिस्ट्स को पढ़ लें कि उन्होंने कोरिलेशंस तो मैप कर ली हैं और उन्होंने जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है विद सर्टेन थॉट्स वो भी उन्होंने कर लिया है, उसको भी उन्होंने मैप कर लिया है। लेकिन ये जो एक फिजिकल न्यूरल प्रोसेस है ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस में कैसे ढलता है, ये आज तक न्यूरोसाइंस की बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यानी कि थॉट आ गई, ब्रेन सेल्स चल गए, अब ये एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस में इसने ढलना है। न्यूरॉन्स की केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस में ढलना है। ये कैसे होता है इसके ऊपर साइंस आज तक, न्यूरोसाइंस खास तौर पर, ये उसके लिए मिस्ट्री है। अच्छा, और एक आजकल वेस्ट में नई स्टडी भी चल रही है और वहाँ पे वो यही शायद प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान का जहन है वो ख्यालात की को जो मैन्युफैक्चर करना है या ख्यालात को पैदा करना है उसके ऊपर कादिर नहीं है। हाँ, वो जाकर वो ख्यालात को पिक एंड चूज कर सकता है, अपनी मर्जी से कम्बिनेशन बना सकता है, वही न्यूरो एक्टिविटी वाली बात है। लेकिन बहरहाल वो ख्यालात को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर कादिर नहीं है, ये नई रिसर्च हो रही है। अच्छा, अब साइंस का तो ये सवाल हमने देखा ना कि ये जो फिजिकल न्यूरल प्रोसेस है ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस में कैसे ढल जाता है। अच्छा, अब गालिब तो इससे भी पीछे चले गए ना,
उन्होंने कहा आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। तो वो अब गालिब ये यहाँ चले गए हैं कि ये जो फिजिकल न्यूरल एक्सपीरियंस है इसको भी तो कोई एक्टिविटी ट्रिगर करती है ना। तो जो इस फिजिकल एक्टिविटी को जिसने ट्रिगर किया है वो कौन है, वो कौन सा ख्याल है, वो कौन सा मजमून है। तो उसी हवाले से गालिब ने फरमाया कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। तो आप ये मत समझिए कि ये शायर ने खुद शायरी की है या इंसान बिलमूम जो सोचता है वो ख्याल उसने खुद गढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रोसेस जो है ये गैब का प्रोसेस है, ख्यालात इंसान के दिमाग में आने का प्रोसेस। इनसाइड एक मतलब एक बॉक्स्ड एक्टिविटी नहीं है। ये नहीं है कि एक बॉक्स में जनरेट हुई और एक बॉक्स में ही खत्म हो गई। वो कहता है इस बॉक्स जो कि ह्यूमन ब्रेन है उसमें जो ख्याल का तार आता है वो जिस भी एक्टिविटी के थ्रू आता है वो एक गैब की एक्टिविटी है और वहां से ये ख्याल इंसान के जहन में आता है। तो आप ये देखिए कि किस कदर जीनियस पोइट हैं गालिब कि जिस बात ने उनकी पैदाइश के भी तकरीबन 150 साल बाद लोगों के जहन में आना था और उस पर रिसर्च शुरू होनी थी, उन्होंने आज से 200 साल पहले ही गालिबन ये शेर जो है ये कह दिया और प्रूव कर दिया कि ये जो ख्यालात हैं इंसान के जहन में गैब से आते हैं। और किस कदर उन्होंने आगे खूबसूरत इसको मैं मतलब पोइटिक और आर्टिस्टिक जो उन्होंने इसकी कल्मिनेशन की है, जो पोइटिक इसको उन्होंने सम अप किया है कि गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो इसलिए वो कलम की आवाज़ जो है उसको तुम हातिफ की फरिश्ते की गैब की आवाज़ समझो। और इस जो अगला ये जो पहले मिसरे पे तो हमने बात करी, ये जो अगला मिसरा इन्होंने कहा है ना वो भी आप ये देखें कि एक बात ये होती है कि बोलो, मतलब एक तो लिखना होता है ना, बिल्कुल ठीक है, एक होता है आवाज़ उठाओ, बोलो, अपनी आवाज़ पहुंचाओ, ठीक है ना जी। तो अब जब जो लिखने वाला है वो अमूमन वो कह रहे होते हैं, शायर कह रहे होते हैं कि यार हमारा तो तकरीर करने का नहीं है, हमारा बोलने का तो नहीं है, हम तो बस जो हमारी समझ में आता है हम लिख देते हैं और ये लिखे हुए कोई अब हम आप काफ़ी जाने और काफ़ी समझें। तो अब वो उसको देखिए गालिब ने कैसे काउंटर किया कि वो क्योंकि वो जिस तरह फैज़ ने कहा ना बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो यहाँ पे शायरी लिखने में लब का तो मामला होता नहीं है। तो वो उन्होंने किस तरह जोड़ा है इस शायराना शायरी लिखने के या कुछ भी अदब तख्लीक करने के या पेंट करने के, जो भी आप कहें, मुँह कलम की बात तो नहीं, खामा की बात पेन की बात है, तो लिहाजा हम समझते हैं कि माफ़ कीजिएगा पोइट्री की बात है या प्रोज की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये भी तुम इसको ये ना समझो कि लिखने का अमल जो है वो कोई बोलने का या सौत का या आवाज़ का अमल नहीं है। जब हम शायरी लिख रहे होते हैं तो आप समझें कि उसमें से जो आवाज़ निकलती है वो यहाँ गले से नहीं निकलती, वोकल कॉर्ड से नहीं निकलती, बल्कि कलम से निकलती है। और जो आवाज़ तकरीर से निकलेगी वो वोकल कॉर्ड से निकलेगी और जो आवाज़ कलम से निकलेगी वो सरीर खामा होगी। और सरीर खामा को गालिब ने प्रूव कर दिया कि ये नवाए सरोश है। इसका मतलब ये है कि जो लिखने का अमल है वो बोलने के अमल से और तकरीर करने के अमल से भी काफ़ी आगे का अमल है। या अगर आगे का हम चलें ना भी कहें तो बहरहाल आप ये मत समझिए कि उसमें खामोशी है, बल्कि उसमें भी सरीर है, उसमें भी आवाज़ है, उसमें भी सौत है, जिसको आप नवाए सरोज समझ सकते हैं। तो ये एक जो पहलू है ये मैं इस पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी समझ रहा था कि ये मैं अपने देखने वालों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँ और उनका ख्यालात भी जानूँ इस मामले में कि क्या ये थ्योरी और ये थीसिस को बनता नज़र आ भी रहा है या बनता नहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो ये भी शुक्र मतलब मेहरबानी है
मरहूम शहजाद अहमद साहब की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिन्होंने जहन को इस तरफ लगाया कि गालिब को इस तरह भी देखना चाहिए कि वो अहेड ऑफ हिज टाइम पोइट था और वो साइंटिफिक चीज़ों को कैसे समेट रहा था शायरी के अंदर शायराना अंदाज में कि आपको महसूस तक ना हो कि जी कोई एक साइंटिफिक या कोई फिलोसॉफिकल या कोई साइकोलॉजिकल बात कर दी गई है। अच्छा, दूसरी बात जो है ये देखनी बहुत ज़रूरी है कि ये शेर जब गालिब ने कहा तो इसको उन्होंने मक्ता क्यों बनाया। इस मक्ता बनाने में मुझे जो मैंने कहा था ना 3 स्टेजेस पे बात करूंगा, तो ये दूसरी स्टेज है कि ये मक्ता उन्होंने क्यों बनाया। तो वो ये समझ में आती है कि वो क्योंकि गालिब थे तो बाज़ दफ़ा इंसान के अपने ये जहन में आ जाता है कि भाई मैं गालिब हूँ, मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं जहाँ लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ भी समझना शुरू कर दिया। अच्छा भी लगता है, बाज़ शोरा के साथ उनको सूट भी करता है। लेकिन बहरहाल गालिब ने यहाँ पे ये इसलिए मक्ता ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया है कि अगर गालिब भी होगा ना, अगर आप गालिब भी समझ लें तो भी आप ये समझें कि उसका लिखा हुआ भी नवाए सरोश ही है। वो उसको भी मज़ामीन वहीं से मिले हैं जहाँ से किसी भी शख्स को, किसी भी आम इंसान को, किसी भी आम शायर को, ख़ास व आम सबको जहाँ से ख्यालात मिलते हैं, गालिब जैसे शायर को भी ख्यालात वहीं से मिले हैं। ये वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे मैं भले मैं जो अपने मकाम से तो आगाह थे ना, तो उन्होंने कहा भले मैं गालिब हूँ, लेकिन बहरहाल गालिब भी होगा ना तो उसको ख्यालात और मज़ामीन गैब से ही मिलेंगे। और यहाँ तीसरी बात उन्होंने एक और भी की है। पहली बात तो ये कि शरीर खामा का नवाए सरोश होना, वो कौन होगा जिसका शरीर खामा नवाए सरोश बनेगा। उसके लिए शायर को गालिब का या इंसान को जो शायरी में गालिब का मकाम है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है तो रूहानियत में उसका वही मकाम हो जो गालिब का मकाम है। अगर वो जा रहा है पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है तो उसका भी वहाँ वही मकाम हो जो शायरी में गालिब का मकाम है। तो उसने कहा जब इस तरह की बरकतें नाजिल होती हैं तो उसके लिए आपको गालिब भी होना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की आपके साथ, और मुझे लगता है कि तीसरी बात उन्होंने अपने आप के साथ भी की है कि कहीं मैं भी अपने आप को गालिब समझना ना शुरू कर दूं। तो गालिब जो है वो ज़ात सिर्फ एक है, ज़ात वाहिद है, और वहीं से ख्यालात आते हैं। वही ज़ात कादिर है कि वो किसको गालिब बना दे और किसी को मीर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त हसनैन शफ़क़त। अस्सलाम वालेकुम।